बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और ताख़ीर से आपकी खिदमत में हाज़िर होने पर हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। एक्चुअली आज मैं आपको बताना चाहती हूँ वजह अपनी ताख़ीर की। तो ऐसा है कि मेरी वालदा जो हैं वो 8 साल से पैरालिसिस की पेशेंट हैं, बेड पर हैं। उनकी देखभाल करने में जब मैं बिज़ी हो जाती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता मैं स्टोरीज़ अपलोड करूँ। हालांकि मेरे जहन में होता है मगर टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही कुछ ये था प्रॉब्लम मेरे साथ अभी लास्ट डेज़ में कि मेरे वालिद की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और अभी पिछले हफ्ते ही उनका एंजियोग्राफी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो बेहतर हैं। तो अब मैंने सोचा मैं स्टोरीज़ शेयर करूँ। तो हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। ये पहली कहानी जो है ये बिल्कुल सच्ची है और हमारे भाई एहराज जो हैं उन्होंने हमें ये स्टोरी शेयर की। हमारे साथ बहुत ही अच्छे भाई हैं हमारे और हमारे साथ अपनी स्टोरीज़ शेयर करते रहते हैं। एहराज कहते हैं कि ये खौफनाक कहानी उनके दादा जान ने उनको सुनाई थी और ये तब की बात है जब उनके वालिद जो थे पैदा हुए थे। उनके दादा जान ने अपने बेटे की पैदाइश की खुशी में मिठाई बांटना चाहते थे और इसी सिलसिले में वो एक मिठाई की दुकान पर तशरीफ़ ले गए। चूँकि कि टाइम जो था थोड़ा मगरिब के बाद का था। वो कहते हैं कि जैसे ही वो दादा जान मिठाई की दुकान पर पहुँचे तो वहाँ पर कुछ और भी लोग थे जो मिठाई लेने के लिए खड़े थे। बहरहाल दादा जान ने अपने लिए टोकरे बनवाने शुरू किए मिठाई के और उनके साथ ही एक बंदा और भी था जो कि काफ़ी पुरस्रार सा लग रहा था। उसकी हरकतें कुछ अजीब सी थीं। दादा जान जो थे जब वो मिठाई के लिए खड़े थे और इंतज़ार कर रहे थे अपने ऑर्डर के मुकम्मल होने का, तो उन्होंने देखा कि उस बंदे के पैरों की तरफ उनकी निगाह गई। तो उस बंदे का पैरों की तरफ जब देखा तो चूँकि वो लाइट में खड़े थे, लाइट थी दुकान के अंदर, मगर उस बंदे का साया जो था वो ज़मीन पर नहीं आ रहा था। हालांकि जैसा कि आमतौर पर लोगों का होता है कि वो खड़े होते हैं और उनका साया कहीं ना कहीं ज़मीन पर या किसी चीज़ के ऊपर उनका शैडो आ रहा होता है, मगर उस बंदे का शैडो नहीं था। ये देखकर दादा जान समझ गए कि ये कोई और ही मखलूक है और चूँकि वो बंदा भी कुछ और मखलूक था और वो भी समझ गया कि ये इस बंदे को मेरे बारे में इल्म हो चुका है। तो उस बंदे ने अपना ऑर्डर लिया। वो भी मिठाई लेने के लिए वहाँ पे खड़ा था। उसने अपना ऑर्डर रिसीव किया और उसके बाद जब वो शॉप से बाहर जा रहा था तो उसने उनके दादा जान के कान में आके कहा कि चूँकि तुम हमें जान चुके और वाकई मैं एक मुसलमान जीन हूँ और तुमने मुझे बिल्कुल सही पहचाना है। ये कहकर वो शॉप से बाहर चला गया। एहराज के दादा जान जो थे वो भी बहुत ज़्यादा डर गए और वो भी जल्दी अपना ऑर्डर लेकर घर जल्दी से आ गए। ये सच्ची कहानी थी जो कि एहराज ने अपने दादा जान से सुनी और उन्होंने हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ पहले भी अपनी स्टोरीज़ शेयर करते हैं जो काफ़ी खौफनाक होती हैं और आज भी आपने अपनी एक खौफनाक कहानी हमारे साथ शेयर की जो कि काफ़ी अच्छी थी। इसी तरह की एक और स्टोरी हमारे साथ शेयर की है हमारे एक अंकल ने। अंकल कहते हैं कि ये आज से तकरीबन 15-16 साल पहले की बात है कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था। मेरे एक दोस्त जो थे वो इस्लामाबाद में हॉस्पिटल में एडमिट थे और मुझे उनकी इयादत के लिए जाना था। तो मैंने अपनी गाड़ी पर ही सफ़र करने का इरादा किया। मैंने गाड़ी लेकर सुबह निकल गया लाहौर से क्योंकि काफ़ी फ़ासला है और मेरा इरादा था कि मैं शाम से पहले घर पहुंच जाऊं वापस लाहौर से इस्लामाबाद और वापस इस्लामाबाद से लाहौर काफ़ी सफ़र है। वो कहते हैं कि मैं सुबह फजर के बाद निकल गया घर से और कोशिश की कि जल्द अज जल्द इस्लामाबाद पहुंच जाऊं। जब मैं अपने दोस्त के पास पहुंचा तो मुझे तब भी काफ़ी टाइम हो चुका था, दिन चढ़ चुका था अच्छा खासा। बहरहाल मैं उसके पास उठा और उसके बाद उसकी इयादत की। उसके बाद उसके घर वालों को कुछ काम था जो कि मेरे पास गाड़ी थी और वो कहने लगे कि आप गाड़ी के ऊपर गाड़ी में हैं तो चूँकि आप हमारा साथ दें और हमें मार्केट तक ले जाएं, हमें कुछ चीज़ें लेकर आनी हैं जो कि मरीज़ के लिए ज़रूरी थी। वो इसी तरह से मैंने उनको लेकर मार्केट तक गया और चूँकि उन्होंने चीज़ें वगैरह वहाँ से ख़रीदी जो उनको मेडिसिन और इसके अलावा मरीज़ के लिए ज़रूरी सामान चाहिए था वो लेकर हॉस्पिटल में पकड़ा के जब मैं वापसी के लिए निकला तो तकरीबन मगरिब होने वाली थी। मैंने सोचा कि मैं पहुंच जाऊंगा घर तक, मगर जब मैंने
सुहावा के पहाड़ियों में से गुज़र रहा था तो मेरी गाड़ी में मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और मैंने सोचा कि कोई भी जो करीबी वर्कशॉप नज़र आएगी मैं वहाँ पर अपनी गाड़ी चेक करवा लूँगा। हो सकता है कोई टायर में कोई नुक्स हो जो कि गाड़ी एकदम से झटके खाने लगी थी या कोई इंजन में कोई आ गया हो, पेट्रोल वगैरह में कोई कचरा आ गया हो कि इस तरह से। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करते हुए आगे बढ़ने लगा, मगर जैसे ही थोड़ा सुनसान रास्ता आया तो मेरी गाड़ी ने आगे बढ़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया। मैंने गाड़ी एक साइड पे रोकी और उठ के बॉनेट खोला। मुझे वहाँ पे कोई ख़राबी नज़र ना आई। तमाम चीज़ें मैंने चेक की, पानी तेल सब कुछ ठीक था। इंजन में मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र आई। उसके बाद मैंने टायर की तरफ देखा, मगर वहाँ पर भी कोई भी ऐसी गड़बड़ मौजूद ना थी। मैं परेशान हाल सा एक तरफ बैठ गया तो मुझे सामने एक होटल नज़र आया, जैसे कि रोड साइड्स पे होते हैं छोटे छोटे ढाबे बने हुए, उस टाइप का मुझे एक होटल दूर से नज़र आया। मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर जाकर कुछ मदद के लिए किसी से करता हूँ ज़िक्र, शायद कोई मेरी मदद कर दे। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एज़ यूजुअल ऐसा ढाबे पर होता है कि चारपाइयाँ बिछी हुई थी और उनके ऊपर लोग जो थे वो बैठे हुए खाना खा रहे थे और कुछ लोग वहाँ पर रेस्ट कर रहे थे। मैंने वहाँ पे जो मालिक था ढाबे का उससे ज़िक्र किया तो वो कहने लगे कि उन्होंने पूछा सबसे कि यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिक वगैरह है जो कि इनकी गाड़ी को देख सके, मगर किसी ने भी हामी ना भरी। बहरहाल ढाबे का मालिक कहने लगा कि यहाँ पे लोग आते रहते हैं, आप यहाँ बैठ जाएं, कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा जो कि आपकी गाड़ी को चेक करेगा और आपको। मैंने उसको बताया कि मैंने तो खुद से तो चेक कर चुका, मुझे तो सामने कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही ख़राबी। तो कहने लगा कि आप वेट करें, कोई ना कोई आ जाएगा तो आपकी मदद हो जाएगी। बहरहाल उसने कुछ बंदों को मेरे साथ भेजा और हम लोग गाड़ी को किसी तरह से धकेल कर ढाबे तक ले आए। अब चूँकि रात गहरी होती जा रही थी और मेरी आंखें भी नींद से बंद हो रही थी, चुनांचे मैंने भी रात वहीं पर गुजारने का फ़ैसला किया और मैंने सोचा कि जैसे ही कोई आएगा मैकेनिक तो मैं उसको गाड़ी चेक करवा लूँगा, मगर सफ़र मैं सुबह ही करूँगा। ये सोच के मैंने ढाबे के मालिक से कहा कि मुझे भी एक चारपाई आप दे दें, अगर मैं यहाँ पे रात गुजार लूँ तो आप मुझे इजाज़त दें इस चीज़ की। ढाबे के मालिक जो थे बहुत अच्छे इंसान थे, वो राज़ी हो गए और उन्होंने एक कॉर्नर की तरफ इशारा किया, क्योंकि ओपन एयर था और ढाबे के बाहर चारपाइयाँ पड़ी हुई थी जो रखी हुई थी, ओपन एयर थी। वहाँ पर लोग रेस्ट कर रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, खाना वगैरह खा रहे थे, चाय पी रहे थे। मैंने एक कॉर्नर की तरफ देखा तो कुछ दरख्तों की तरफ मुझे एक चारपाई पड़ी हुई नज़र आई। ढाबे के मालिक ने उस तरफ इशारा किया कि आप जाएं और वहाँ पर जाकर रेस्ट करें, आप जैसे कोई मैकेनिक आएगा मैं आपको बता दूँगा और मैं आपको इस जगह लूँगा, आप जाके वहाँ पर रेस्ट करें। मैंने जाकर चारपाई के पास बैठ गया और दरख्तों का नज़ारा करने का काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था। रोशनी थी और इतने सुनसान इलाके के अंदर एक ढाबा और फिर उसके अंदर लोगों का यूँ मौजूद होना बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था और ओपन एयर हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी। मैं चारपाई पर लेट गया और गौर करता हुआ दरख्तों के ऊपर तो मेरी आँख लग गई। रात का जाने कौन सा पहर था जब मुझे हल्का सा यूँ महसूस हुआ कि मेरी चारपाई को किसी ने ज़ोर से झंझोड़ा है। मैंने जैसे ही एकदम से मैं उठा और मैंने देखा कि यहाँ शायद कोई पास से कोई मुसाफिर गुज़रा है जो कि टकराया, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। जो एक दो लोग थे वो वहाँ पर बर्तन वगैरह धोने में मसरूफ़ थे। सराय का ढाबे का मालिक जो था वो भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, शायद वो भी कहीं आराम कर रहे होंगे। और इसके अलावा मैंने देखा कि बाकी तमाम लोग जो थे चारपाइयों पे सो रहे थे, तो कोई मुझे ऐसा आसार नज़र नहीं आ रहा था कि कोई मेरी चारपाई के पास से गुज़रा और यूँ उसने धक्का लगा कर उसको। बहरहाल वो जो कोई भी गुज़रा होगा, मैं इस चीज़ के बारे में मज़ीद गौर नहीं करना चाहता था क्योंकि नींद जो थी मेरी आँखों पे पूरी तरह से हावी थी। मैं लेट गया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा कि मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे कानों के पास कोई पायल बजी हो। मैं एकदम से आंखें मेरी खुल गई और मैंने आगे पीछे देखा तो वहाँ पे कोई भी खातून मौजूद ना थी और ना ही कोई ऐसी चीज़ थी कि किसी की कोई चाबी हो या कोई ऐसी चीज़ जो जिसके खनकने से यूँ आवाज़ पैदा हो। बहरहाल मैंने लेट के इधर उधर देखने लगा तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि जिन दरख्तों के पास मैं लेटा हुआ था उनके पीछे से पायल के बजने की आवाज़ आ रही है। मैं उठकर बैठ गया अपनी जगह पर और उस तरफ देखने लगा तो मुझे यूँ लगा जैसे दरख्तों के दरमियान में से कोई खातून गुज़र कर जा रही हैं, कुछ हेला ऐसा ही था।
میں نے آواز دی کون ہے وہاں پر، 2-3 مرتبہ میں نے آواز دی مگر جواب میں کوئی بھی نہیں بولا، اور وہ پائل کی آواز جو تھی وہ دور جاتی جا رہی تھی۔ میں پھر سے اپنی چارپائی پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے زور سے میری چارپائی کو دھکا دیا ہے۔ میں پھر سے نیند سے اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس طرف دیکھنے لگا کہ کہاں سے کوئی دھکا دے کے گیا ہے میری۔ تو میں نے دیکھا کہ درختوں کے بالکل درمیان میں ایک بہت ہی قداور چیز کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل لال تھیں اور جیسے جل رہی ہوں۔ میں بہت غور سے اس طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک دم سے مجھے ڈھابے کے مالک نے آواز دی کہ یہ مکینک ایک ملے ہیں، آپ اس طرف آ جائیں۔ میں جلدی سے اٹھ کے چارپائی سے ڈھابے کے مالک پاس گیا اور میں نے وہاں پہ دیکھا تو ایک گاڑی آ کر کھڑی تھی، چھوٹی سی منی ٹرک ہی سمجھ لیں۔ تو وہ ان کے ساتھ ایک بندہ تھا جو کہنے لگا کہ میں مکینک ہوں اور اس چیز کو میں جانتا ہوں۔ میں نے اپنی گاڑی ان کے پاس کھلوائی، انہوں نے وہ چیک کرنے لگے گاڑی کو، اور میں نے ڈھابے کے مالک سے پوچھا کہ ان درختوں کے اندر کوئی رہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کیوں، آپ کو کچھ ایسا محسوس ہوا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں، میری چارپائی کو 2-3 مرتبہ کسی نے دھکا دیا ہے، جیسے ایسا یوں لگتا ہے ہلائی ہے، جوڑا ہے میری چارپائی کو۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں، ان درختوں کے پیچھے جنات کی آبادی ہے اور کبھی کبھی وہ یہاں پر آنے والے لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں، مگر آپ اس بارے میں زیادہ غور نہ کریں۔ میں بھی مجھے ڈر لگا کہ میں اسی سائڈ پہ سویا ہوا تھا اور وہ کیا چیز تھی، وہ مخلوق جو مجھے دیکھ رہی تھی، اگر مجھے کوئی نقصان پہنچا دیتی۔ بہرحال مکینک نے میری گاڑی کو چیک کیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کی جو بھی خرابی تھی انجن کے اندر وہ میں نے دور کر دی ہے، اب آپ اپنی گاڑی کو سٹارٹ کریں۔ میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا تو بالکل سٹارٹ ہو گئی۔ اب مزید میں وہاں پر رکنا نہیں چاہتا تھا، میں نے جلدی سے اللہ کا شکر ادا کیا اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے میں وہاں سے نکل آیا، اور الحمدللہ میں اپنے گھر تک بالکل بحفاظت پہنچ گیا۔ آج بھی جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں تو نیند کی حالت میں تھا مگر اللہ نے میری حفاظت کی اور اس مخلوق سے مجھے بچایا۔ یہ تھی میرے انکل کی سٹوری۔ بالکل وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ہر جگہ پہ ہماری حفاظت کرتی ہے اور ہمیں ایسی مخلوقات سے بچاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جب بھی ہم باہر نکلیں کسی بھی جگہ جانے کے لیے یا کہیں سے آ رہے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں تاکہ ایسی مخلوقات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹی سی سٹوری جو ہمیں ہماری ایک نیبر نے بتائی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے بھائی صاحب جو تھے وہ کہیں پر موٹر سائیکل پہ سوار ہو کر جاتے، رات کافی ہو چکی تھی اور وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس آف ہو کر گھر آئے تو ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اچانک، تو وہ ان کے لیے میڈیسن لینے کے لیے باہر نکلے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں میڈیسن لے کر باہر واپس اپنے گھر کی طرف مڑا تو اس کا تقریباً رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے، مجھے زور زور سے اس کے قدموں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے موٹر سائیکل کی ذرا سا ہلکا کی اس کی سپیڈ اور پیچھے مڑ کے جب دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو کہ بہت تیزی سے میرے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور وہ ہوا میں بھاگ رہا تھا، اس کے قدم جو تھے وہ ہوا میں لہرا رہے تھے، اور مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پھر اس کی آواز کیوں آ رہی تھی جیسے وہ روڈ پہ بھاگ رہا ہے، اور وہ بہت تیز سپیڈ سے میرے موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کو مزید تیز کی سپیڈ تو میں نے دیکھا مگر وہ پھر بھی میرے موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں موٹر سائیکل کی سپیڈ کو مزید تیز کروں مگر وہ میری موٹر سائیکل کی رفتار کے ساتھ ہی اپنی رفتار بڑھا رہا تھا۔ میں نے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، آیت الکرسی اونچی آواز میں نے اس کا ورد شروع کر دیا آیت الکرسی کا، اور ہوتے ہوتے میں نے دیکھا کہ وہ اس کی سپیڈ ہلکی ہوتی گئی اور پھر ایک جگہ ایسی آئی کہ وہ بالکل غائب ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ کہیں پر بھی نہیں تھا۔ میں تیزی سے موٹر سائیکل چلاتا ہوا اپنے گھر کی طرف آ گیا اور اپنی گلی میں ٹرن ہوتے ہی میں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کب ہوش آیا مجھے نہیں پتہ۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بیڈ پہ موجود تھا اور میرے گھر والے میرے ارد گرد پریشان ہو کر کھڑے تھے، مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کو اپنی ساری کہانی سنائی تو انہوں نے کہا کہ آئندہ جب بھی باہر نکلو تو پہلے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیا کرو تاکہ ایسی کوئی بھی مخلوق جو کہ رات کے وقت آزاد ہوتی ہیں وہ آپ کو تنگ نہ کرے۔
اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور مجھے اس مخلوق سے محفوظ رکھا، جانے وہ کیا چیز تھی، کیا بلا تھی۔ آج بھی یہ بات یاد آتی ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے اپنی سٹوری شیئر کی، ہمارے چینل کو سپورٹ کیا۔ آپ سب کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے، بہت شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ لوگ اپنی سٹوریز بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، بے شک کامنٹ باکس میں اپنی سٹوریز سینڈ کریں، ہم آپ کی سٹوری سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینکس فار لسننگ۔